हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में सबसे पहले उस विषय की चर्चा जिस पर हम करेंगे विस्तृत चर्चा। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो अब देखिए 2025 बीत रहा है भाई। अब समय आ गया है कि कुछ बड़ा कीजिए आप लोग, वरना साल दर साल ऐसे बीतते रहेंगे। आप सब भी उम्र बढ़ती रहेगी, समय एकदम बिल्कुल रेत की तरह है, मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकलता जाता है, आपको पता नहीं चलता है। बाद में बड़ा अफसोस होता है कि जब समय था तो हमने कोशिश क्यों नहीं की। मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए, अच्छी कोशिश आपको करनी चाहिए। तो क्या क्या है आज सबसे पहले जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय है WTO। और WTO पर हम डिस्कशन करेंगे। अमेरिका ने कुछ WTO में रिफॉर्म के प्रपोजल्स दिए हैं। अमेरिका WTO में कुछ सुधार चाहता है। अब अमेरिका सुधार चाहता है तो वो सुधार क्या है, और उन सुधारों को, उन रिफॉर्म्स को जो वो चाहता है, जो उसने लिस्ट दी हुई है, वो हम क्यों पढ़ें, एक यूपीएससी का एस्पिरेंट क्यों पढ़े। तो सबसे पहला विषय आज इसी विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी का एस्पिरेंट क्यों पढ़े। तो सबसे पहले यह विषय यही डिस्कस कर दूं जिससे कम समय में ज्यादा आउटकम लिया जाए। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में आपकी इकोनॉमी WTO का संबंध इकोनॉमी के साथ भी है, जीडीपी के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है, एम्प्लॉयमेंट के साथ है। चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड विषय हो, चाहे इंडस्ट्री और चाहे सर्विस सेक्टर। फिर इसके बाद जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से WTO क्या है। WTO संपूर्ण विश्व में व्यापार को उदारीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव से भी जुड़ा हुआ है। और फिर हम आ जाते हैं जीएस पेपर 2 IR, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच। यह उससे भी जुड़ा मुद्दा निकल करके आता है। यानी WTO एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिस पर रेगुलर प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा IR आता है भारत के हितों पर, यानी अब WTO में जिन रिफॉर्म्स की बात कही है अमेरिका ने, तो इस प्रकार के प्रपोजल का, इस प्रकार के प्रस्ताव का भारत के हितों पर, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के हितों पर। तो आप देख सकते हैं सिलेबस के साथ यह विषय 100% कनेक्ट हो जाता है। और जब इस प्रकार के प्रपोजल आते हैं और जिसको एक टाइटल दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है कि WTO को फिर से रीस्ट्रक्चर या परिभाषित या रीडिफाइन या रिफाइन करने के लिए अमेरिका का दबाव। ये जरा शब्दों का चयन देखिएगा। द यूएस पुश, यूएस का धक्का, दबाव, यानी यूएस कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर WTO को फिर से पुनर्जीवित करना चाहता है। तो अगर कोई एक देश अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से पुनर्परिभाषित करना चाहता है WTO को, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बनता है, वो भी नैतिकता की दृष्टि से। मेरे प्यारे बच्चों, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। तो WTO को एक देश डिफाइन कर रहा है, वो जो जो चाह रहा है अभी उसको बताऊंगा, उसके बाद उसका काउंटर जो आर्टिकल में दिया गया उसको बताऊंगा। फिर आप डिसाइड करना कि यूएस के इस प्रपोजल को जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं नैतिकता में कोई प्रश्न पूछा जाए, और कई बारी 2013 से 2013 से 2025 तक पूछे गए हैं, तो आप उसमें इसको एज एग्जाम्पल कोड करेंगे। इसलिए यह यूनिट भी सीधे सीधे आकर के कनेक्ट हो जाती है। अब कुछ प्रश्नों की तरफ रुख कर लेते हैं, फिर क्लास की शुरुआत कर लेते हैं डिटेल में। 2025 में देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा था। यानी ये कह रहा है कि आज जो वर्ल्ड ट्रेड मतलब का लेवल है, आज जो विश्व में व्यापार हो रहा है, उसके सामने क्या चैलेंज है, उस पर ये यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा। और गजब, अमेरिका का जो प्रपोजल है वो इसी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे, जरा देखिएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां, व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बाइलेटरलिज्म। अमेरिका ने भी सेम यही WTO में जो रिफॉर्म को प्रपोज किया है, अमेरिका ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका ने यही स्टेटमेंट दिया है भाई, कि क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि जो विश्व
स्वतंत्र व्यापार यानी जो आज का वर्ड है और बहुपक्षीयता, इन दोनों से दूर जा रहा है। सभी देश अपने अपने हिसाब से प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता यानी कि इंडिया ओमान, इंडिया न्यूजीलैंड, ऐसे ही सभी देश कर रहे हैं। तो इसलिए रिफॉर्म की जरूरत है, अमेरिका ऐसा कहता है। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें इंडिया के सामने अगर ऐसी कंडीशन है तो चैलेंज क्या है। अगर आज ऐसी कंडीशन है कि संरक्षणवाद है, द्विपक्षीयता है, तो इंडिया के सामने इससे क्या चैलेंज आ रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर के सामने इससे क्या चैलेंज आ रहे हैं, आप समझ पाए। तो सिंपल है, जो भी मुद्दे आप पढ़ते हैं वो यूपीएससी में आप देख सकते हैं, कभी इधर से कभी इधर से कभी घुमा करके आपसे बनते ही बनते हैं। तो ये मैंने इनडायरेक्ट, याद रखिएगा ये इनडायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये भी दिया इसलिए कि अमेरिका जो कह रहा है एकदम यही हुबहू पंक्ति है, अभी आप देखिएगा। हालांकि इसमें भारत का रेफरेंस है। फिर 2025 में जीएस पेपर 2 में आपसे क्या पूछा कि ग्लोबलाइजेशन कमजोर हो रहा है। विद द वैनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही। संप्रभु राष्ट्रवाद यानी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, समझ गए, इंडिया फर्स्ट, कहीं पर भी फर्स्ट। यह विषय आपसे पूछ रहा और आपको डिस्कस करना है। आप मुझे बताइए इस प्रश्न को आप डिस्कस कैसे करेंगे, क्या कंटेंट लाएंगे। आप सोचिए आज के आर्टिकल से इसका पूरा समाधान होने जा रहा है। मैंने कुछ भी इंटरव्यू नहीं किया, एज इट इज जो आर्टिकल में वही पढ़ाऊंगा, उसमें यही कहा गया, यही डिस्कस किया गया। जो डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म की बातचीत अमेरिका ने प्रपोज की है, तो जो आर्टिकल लिखा गया उसकी शुरुआत में यह बात कही गई कि भाई देखो, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं आज वो रिस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि वो बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कोल्ड वॉर के दौर में, और आज वैसी परिस्थितियां नहीं है। तो ऐसे में संस्थाओं को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ये समय की मांग है। पर उसके साथ एडिटोरियल राइटर ने कनेक्ट किया कि भाई देखो समय की मांग तो है, लेकिन अब अमेरिका जो डिमांड कर रहा है, तो समय की मांग के अनुरूप तो लग रहा है कि अमेरिका वाकई में बहुत बेहतर रिफॉर्म चाहता है, लेकिन उसके जो प्रपोजल्स हैं, जो उसके प्रस्ताव 1 2 3, वो कहीं ना कहीं इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर फिर से विकसित देशों के प्रभुत्व को ही स्थापित करने की एक चेष्टा है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सोचिए कि जिस रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल वो सही है। आज प्रत्येक देश अपने आप को अच्छे से अच्छा डेवलप करना चाहता है, समूह से मतलब नहीं है, समूह जाए भाड़ में, यही इस प्रश्न की पूरी डिमांड है। फिर 2016 में आप देखिए, ठीक है, यानी डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य क्या है, आपसे कहा गया कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, अब जरा ध्यान देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रश्न में लिखा और आप जब कभी भी डब्ल्यूटीओ का एम पढ़ेंगे, लक्ष्य पढ़ेंगे, इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा, तो ये पहली पंक्ति आपको मिलेगी। इनफैक्ट याद कर लीजिएगा, डब्ल्यूटीओ को स्थापित करने के एम क्या है, द ब्रॉडर एम, देख लीजिए, एंड ऑब्जेक्टिव्स भी, ठीक है, लक्ष्य भी उद्देश्य भी, किसका, डब्ल्यूटीओ का, किस चीज का, टू मैनेज एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आप देखिए, यानी भूमंडलीकरण के युग में इनका उद्देश्य ही है, इनका लक्ष्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मैनेज करना और उसको बढ़ाना। डब्ल्यूटीओ का एम ये है। बट अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आज फ्री ट्रेड और मल्टीलेटरलिज्म से दुनिया दूर जा रही है, तो क्या डब्ल्यूटीओ अपने इस एम और अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करता हुआ दिख रहा है? सब बताइएगा मुझे। आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है। अब अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रपोजल्स हैं, एक चर्चा की शुरुआत करते हैं, इस अर्थ में हम उन्हें पॉजिटिव भी कह सकते हैं। आप देखिए कैसे, अगर आप 5 से 6 साल के यूपीएससी के प्रश्नों का, 10 साल के प्रश्नों का जो एक टॉपिक से कनेक्टेड है, अगर आप उसका बहुत अच्छे से इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, बिटवीन द लाइंस जाते हैं, तो डब्ल्यूटीओ वगैरह का मुद्दा दुनिया में आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं।
आप स्वयं उसको पकड़ पाएंगे, लेकिन जब लड़ेंगे तभी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप देखिए डब्ल्यूटीओ का एम क्या है। बट कह रहा है कि भैया, अब उसने उसमें दोहा राउंड की चर्चा करी, तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा दोहा राउंड वगैरह, तो उस पे अभी मुझे नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि दोहा राउंड इसमें चर्चा नहीं है। उनके जो रिफॉर्म है, जो जो चीजें कनेक्ट है वही कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब उनके जो रिफॉर्म के प्रपोजल से। फिर आता है 2018 कि अगर देखिए, फिर अगर ट्रेड वॉर हो रहा है, यानी आपसे पूछा है कि भैया अगर इस ट्रेड वॉर के टाइम पर, प्रोटेक्शनिज्म के टाइम पर डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना है। जिंदा बने रहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिंदा बने रहने का मतलब होता है, आप अगर एक मनुष्य हैं, आप किसी भी संस्था में हैं, किसी भी संस्था, लोकतांत्रिक संस्था होती है, कारपोरेट संस्था होती है, कोई भी संस्था, आप एजुकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड को ले लीजिएगा, A to Z। जिंदा होने का मतलब क्या होता है बेटे? पहले मैं जिंदा होने का मतलब बता दूं, एक संस्था, एक व्यक्ति के जिंदा होने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ सही नहीं है, तो आपको प्रखर ढंग से कहने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आप उसको कह सकें, और केवल कहे ना, ब्लेम ना करें, उसके लिए आपके पास कुछ समाधान भी होने चाहिए। जिंदा रहना, जैसे कबीर दास मध्यकाल में जिंदा थे, जब वो सांप्रदायिकता पर कठोर भाषा लिखते थे कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, रात में रोजा रखत हो, दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय। ये, और वो भी कब? मध्यकाल में, जब आर्टिकल 19 नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, इसको बोलते हैं जिंदा रहना। नागार्जुन साहब जब हरिजन गाथा लिखते, ये कौन सा समय? 60s का समय, जब अभी भी जाति का दंश और जो ताकतवर जातियां, उनका वर्चस्व है, और तब भी एक साहित्यकार बिना डरे लिख रहा है कि हरिजन चेतना का जन्म हो चुका है, एक बालक पैदा हुआ। हरिजन गाथा में लिखते हैं ये होगा बड़ा उत्पाती, यानी ये चेंज लाएगा। साहस, ये होता है जिंदा रहना। जिंदा रहना मतलब कि व्यवस्था में अगर आपको लगता है कुछ त्रुटि है, प्रश्न उठाना, और उसके साथ साथ प्रश्न क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, यानी आलोचना भी ऐसी कि उससे एक सुधार की गुंजाइश दिखाई दे या आप दिखा दें, तो वही चीज जिंदा रहना। अब चलो, जिंदा रहने पर एक बात आ गई है, तो एक बात और आपके सामने रखता हूं। जिंदा रहने का मतलब, अगर हम डेमोक्रेसी में आए, पार्लियामेंट में आ जाए, जब यूपीएससी एक सोचिए, आप यही आईक्यू आईपी की ताकत आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं, पकड़िए इसको आप। अगर मजा आए तो ऐसे पकड़ लीजिएगा कि यार दुनिया में किसी भी शब्द को कैसे भी खेला जा सकता है। आप कहते हैं सर आंसर राइटिंग नहीं होती, चलिए यूपी, अब इसको मैं डब्ल्यूटीओ, पहले प्रश्न, यदि व्यापार युद्ध के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन को जिंदा बने रहना है, तो वे सुधार के कौन कौन से क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? व्हाट आर दी की एरिया ऑफ रिफॉर्म इन द डब्ल्यूटीओ हैज टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर, स्पेशली कीपिंग माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। यानी सर्वाइव इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर, सर्वाइव, जिंदा रहना। तो डब्ल्यूटीओ में क्या रिफॉर्म चाहिए? अब अगर मैं इसी इसी प्रश्न को आपके पार्लियामेंट पे लेके चलूं, और यूपीएससी के 2 क्वेश्चन, 2 साल आ चुका है क्वेश्चन, उसका जिक्र करूं, आप बताइएगा क्या यही जिंदा रहना वहां पर 100% कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मैं इसी व्यापार युद्ध से, उस टॉपिक से एक क्लासिकल मॉडल क्वेश्चन भी अभी क्रिएट करने वाला हूं। बच्चों, प्रश्न पूछा आपसे कि हाल के वर्षों में, इन द रिसेंट ईयर्स, हमारी पार्लियामेंट में, हमारी संसद में सांसदों की, पार्लियामेंटेरियन की जो व्यक्तिगत भूमिका है, जो उनका इंडिविजुअल रोल है, वह कमजोर पड़ गया। इसलिए संसद में रचनात्मक बहस देखने को अब कम मिलती। क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, डिस्कस कीजिए, पूछा था कि नहीं पूछा था ये प्रश्न, और ये 2 बार आया, नॉट सिंगल। एक बार बहुत बड़ी लैंग्वेज के साथ, एक बार जो मैंने अभी बोला छोटी लैंग्वेज के साथ। पूछा था कि नहीं पूछा था? तो जब ये प्रश्न इंडियन पॉलिटी में यूपीएससी आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको जिंदा बने रहना है,
क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं अब पार्टी विप से, पार्टी विप ना पार्लियामेंट में पहले से ही हर एक पार्टी का एक सचेतक होता है और उसकी तरफ से पार्टी की गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, इस विषय पर यही बोलना, इससे अलग आप कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर बोले तो विप भी दल बदल के दायरे में है। तो एक बार यह प्रश्न पूछा, फिर पूछा दल बदल ने कैसे सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका को कमजोर किया। तो इसका मतलब सांसद हमारे पार्लियामेंट में व्यक्तिगत भूमिका की दृष्टि से शून्य है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन जिंदा नहीं है। हो सकता है उनके विचार डेमोनेटाइजेशन पर कुछ और रहे हो, जीएसटी पर कुछ और हो, या हो सकता है सबके एक रहे हो, लेकिन वो निकल के आना चाहिए। ऐसे ही विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे सांसद होंगे जो मोदी जी के डेमोनेटाइजेशन, जीएसटी या बहुत सारी चीजों से सहमति रखते होंगे, उनकी उनके बहुत सारी नीतियों से इत्तेफाक, लेकिन वो भी नहीं कह सकते। तो जिंदा बने रहना। तो ऐसे उसी प्रश्न को अगर मैं यहां जिंदा करूं, यदि पार्लियामेंट डिस्कशन, जैसे यहां लिखा हुआ व्यापार युद्ध लिखा हुआ ना, यदि पार्लियामेंट डिस्कशन के गिरते वर्तमान परिदृश्य में पार्लियामेंट को जिंदा बने रहना है, या पार्लियामेंट्री जो डिस्कशन है क्रिएटिव उसको जिंदा बने रहना है, तो उसमें सुधार के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेशन को ध्यान में रखते हुए बताइए। अब क्या ये वही प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया? तो जिंदा बने रहना, तो यही कह रहा है भैया डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना है, तो सुधार के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सुधार के क्षेत्र बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वही क्षेत्र है। उन्होंने पॉइंट्स अच्छे उठाए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे विषय वहां पर टिक कर दिए हैं जो कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्रों के इंटरेस्ट को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप परमानेंट 5 देश देख सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर लेके बैठे हैं। ऐसा ही सजेशन उनका डब्ल्यूटीओ के बारे में भी कुछ है। उन्होंने देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन वही सजेशन उनका है, कुछ देश मिल करके जो है डब्ल्यूटीओ की नीतियों का निर्धारण करें। तो आर्टिकल राइटर ने प्रश्न उठाया कि भैया अगर कुछ देश करेंगे तो अन्य जो देश है उनका क्या होगा, उनके हितों के लिए क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्लान है, कोई डिस्कशन? तो उस उनके सुझाव में वैसा कोई चर्चा था नहीं, तो उसको उठाया गया। तो आप देख सकते हैं डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सुधार बताए कम से कम एक शुरुआत तो हुई ना। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं बेटा? आज वो सारे क्षेत्र जो अमेरिका की तरफ से प्रपोजल आप पढ़ने जा रहे हैं, वही सारे क्षेत्र हैं सुधार के। उससे अलग कोई सुधार हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें सबको शामिल करना पड़ेगा। अब वो सबको शामिल करके कैसे आप बेहतर कर पाएंगे, वो जो है एक अलग विषय है। तो वो टॉपिक इसके साथ 100% कनेक्ट हो जा रहा है। फिर 2014 में आपसे पूछा डब्ल्यूटीओ क्या है? एक डिसीजन मेकिंग का मतलब महत्वपूर्ण संस्था है जहां लिए गए डिसीजन सदस्य देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो फिर ये बोला मतलब डब्ल्यूटीओ बहुत ग्रेट। उसके बाद कहा भैया बताओ डब्ल्यूटीओ का मैंडेट क्या है, पावर उसके पास, उसका वो जो डिसीजन करता है क्या वो अपने नेचर में बाइंडिंग है? यानी डब्ल्यूटीओ का बेसिक है क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये बेसिक है। सबसे पहले डब्ल्यूटीओ की पावर, पोजीशन और उसके बाद उसका रोल, ये पहले हो गया। यानी जो आप बेसिक पढ़ते हैं, लूसेंट में जो पढ़ते हैं ना, डब्ल्यूटीओ क्या है, क्या काम करता है, ये ट्रेडिशनल, उसकी शक्तियां क्या है, क्या उसकी शक्तियां बाध्यकारी नहीं। दूसरा पार्ट आता है फूड सिक्योरिटी पर। ठीक है, भारत का क्या मुद्दा है डब्ल्यूटीओ में? तो आप सबको पता है पीस क्लॉज, फूड सिक्योरिटी के लिए जो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड जो हम पीडीएस के थ्रू खाद्यान्न वगैरह दे रहे हैं, वो सारा मुद्दा मैंने आप लोगों को पब्लिक जो स्टॉक होल्डिंग है उसका विस्तार से पढ़ा चुका हूं, तो वो अलग है, आज उसका यहां पर जिक्र नहीं, इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं। 2018 फिर वही आ गया डब्ल्यूटीओ में प्रोटेक्शनिज्म, इसके बाद मनी मैनिपुलेशन। यानी मनी मैनिपुलेशन का मतलब अपने ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए
आप अपनी मुद्रा का मूल्य नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से उसको जब ठीक ठाक तो उसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिर नीचे कर देते हैं, इसको बोलते हैं मनी मैनिपुलेशन। उसमें खूब हो रहा था, चाइना भी कर रहा था, जापान भी कर रहा था, सभी कर रहे थे। और तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछता है, और इंडियन इकोनॉमी को कैसे वो प्रभावित करता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपके सामने आते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसी को निपटा लेते हैं। तो पहला टॉपिक ये थोड़ा ब्रॉड है, और उसके बाद के जो टॉपिक है अच्छे टॉपिक हैं, वो भी, उनकी भी एक बार चर्चा, अच्छा एक मॉडल क्वेश्चन भी रख दूं। हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा डब्ल्यूटीओ को पुनर्परिभाषित करने की पहल की गई। उसने कई बार कहा है ये कि रीडिफाइन होना चाहिए डब्ल्यूटीओ। इस अमेरिकी दृष्टिकोण के तर्कों की विवेचना कीजिए। एग्जामिन द जो भी रेशनल बिहाइंड द यूएस अप्रोच, वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो क्यों कह रहा है ऐसा क्यों होना चाहिए, जो पीछे डब्ल्यूटीओ के सामने चैलेंज है ना, जिंदा बने रहना, इसीलिए वो कह रहा है। और इससे मैं भी एग्री करता हूं, आपको भी अपनी कॉपी में आंसर लिखते समय एग्री करना है कि रिफॉर्म की जरूरत तो है, समय समय पर संस्थाओं में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म ऐसा हो जो डेमोक्रेटिक सेटअप को आगे बढ़ाए। कुछ देशों का कंट्रोल, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो गया है, वैसा यहां ना होने पाए। फिर आता है ठीक है कि अगर रिफॉर्म होंगे तो मल्टी लैटरल जो ट्रेड सिस्टम है, यही डब्ल्यूटीओ, विभिन्न देश एक दूसरे के साथ, उसको कैसे इससे ताकत मिलेगी, इसका बढ़िया सा आंसर भी हम लोग करेंगे। तो पहला टॉपिक ये है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे या इनफैक्ट इसको खत्म कर लेता हूं, चूंकि अब घुस गया हूं तो फिर इसको उड़ा ही देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो आपका कनेक्ट टूट जाएगा, दोबारा मुझे इसमें टाइम देना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक आईआर से है, यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। आप समझिए साल का एंड हो रहा है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस है, और आप लोगों को मजा आएगा। ये टॉपिक मैं खत्म करूं, फिर कई चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नए साल पर जबरदस्त एक्टिवनेस आप मेरी देखने जा रहे हैं 1 तारीख से, ये भी नहीं कि 2 तारीख। तो 1 तारीख के लिए सभी बच्चे, अब कल ही है, हो सकता है बहुत से बच्चे भी इंजॉय करने लगे, करिएगा नहीं। 1 तारीख को सुबह 7 बजे मेरी एक नई शुरुआत जो है बिहार पीसीएस के लिए, वो होने जा रही है। सुबह 7 बजे वो लेक्चर आपको एग्जैक्ट यहाँ मिलेगा। दूसरा, अगर वो बिहार वाला हिट रहेगा तो फिर और स्टेट के लिए भी प्लान करूंगा, क्योंकि स्टेट के लिए एडिटोरियल 5-6 कराने की जरूरत नहीं होती। बिहार का जो पूरा का पूरा मेंस का स्ट्रक्चर है, केवल ऐसे ही ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा ऐसे मतलब हिंदू का रोल होगा, और जीएस में अपडेट करने के लिए पेपर 1 में बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, पेपर 2 और वो, तो वो उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदू को जो मैं बिहार के लिए देने जा रहा हूं, इस एंगल से नहीं कि मैं हिंदू पढ़ा रहा हूं आर्टिकल, सारे आर्टिकल यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं, कुछ बच्चे बिहार के लिए अलग से अट्रैक्ट हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं, ये सब मेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं। मुझे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, मुझे जो भगवान ने शक्ति दी है वो अपना समझ के उसको बच्चों के सामने रखना है और अपना रोल प्ले करना है। वो बेटा ऐसा नहीं, वो जो आर्टिकल आएंगे वो बिहार की कंडीशन के हिसाब से आएंगे, ध्यान समझिए। यानी अगर मैं इकोनॉमिक्स का कोई आर्टिकल दे रहा हूं तो वो वही आर्टिकल होगा जो बिहार की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन से कनेक्ट होगा, या उससे उस आर्टिकल में एक फ्यूचर होगा कि बिहार के किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए। जैसे पैडी, जैसे मैंने कल धान की खेती और मीथेन उत्सर्जन और फिर किसानों की इनकम के लिए कार्बन क्रेडिट वाला टॉपिक पढ़ाया था, आज वही टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया, यानी कल हिंदू में आया, आज इंडियन एक्सप्रेस में आया, और ये चलेगा 2-3, चूंकि बहुत ही रिलायबल टॉपिक है, तो मैं वो टॉपिक पहला रखूंगा। यानी बिहार की कंडीशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ भी आएगा वो रखूंगा, एआई वो रखूंगा, एजुकेशन वो रखूंगा, हेल्थ वो रखूंगा। यानी ये नहीं कि अब जबरदस्ती का कोई भी टॉपिक चेपे पढ़ा हूं आईआर, कोई मतलब ही नहीं आईआर। तो 7 बजे हम लोग 1 तारीख को बिहार पीसीएस का जो शुरुआत करने जा रहा हूं, ठीक 8:30 बजे मैं आपसे मिलूंगा यहाँ पर। 8:30 नहीं, 9 बजे ही मिलते हैं हिंदू की क्लास में, जिसमें सबसे पहले हम लोग पूजा पाठ, जैसा आप सबने कहा था कि 9 बजे फिर पूजा पाठ, सरस्वती माँ की आराधना करेंगे, और फिर उसके बाद हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उसमें भी काफी कुछ नया होने जा रहा है। अब आप कहेंगे सर क्या ही नया होगा, लेकिन तगड़ा नया होने जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो मेरे बच्चों
प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल हो गया प्रीलिम्स, तो 1 तारीख से एनालिसिस तो मेरा इतना डीप होता है, उसमें कुछ कहना नहीं है, उसमें मैं क्या ही बदलूंगा। वो तो 1 तारीख से प्रीलिम्स के लिए यहीं पर कुछ नई चीजें होने वाली है। अब वो क्या है वो आपको 1 तारीख को ही पता चले। तो फिर उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करेंगे। फिर 11:30 बजे मैं आपके साथ प्रीलिम्स की क्लासेस के कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, समझिए। उसके बाद फिर आदित्य सर की क्लास, फिर बाकी की सारी क्लासेस चलेंगी। और संडे को अभी से ही घोषित कर देता हूं, जिससे संडे सुबह 8 बजे, जैसे मैंने बिहार पीसीसी की क्लास ली थी, फिर से मेगा मैराथन 4 घंटे से 5 घंटे का मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का 50%, यानी पार्ट 1, 3 पार्ट में कराऊंगा। एक पार्ट में 4 घंटे में निपटा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। और कंटेंट बन चुका है, एक बार मैं आपको कंटेंट दिखाना भी चाहूंगा, जिससे कि आपको ये ट्रस्ट हो कि हाँ तैयारी पूरी है। तो मॉडर्न इंडिया बिल्कुल आपने जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अब जब मैं घुस रहा हूं वो भी नए साल में एक नई शुरुआत के साथ, तो शायद मॉडर्न इंडिया की जो डगर आपको दूंगा विद फैक्ट, बट वो ऐसा होगा उसमें मेंस के मॉडल क्वेश्चन आंसर भी है, कि जिससे आप क्या करें, प्रीलिम्स पूरा तैयार, और मॉडर्न इंडिया की 3 यूनिट है मेंस में, यानी 24 मई को प्रीलिम्स निकला तो आप पहले से ही तैयार बैठे हैं, यार सर ने तो महज 8 से 10 घंटे मॉडर्न इंडिया हमको प्रीलिम्स के लिए जो चिपकाया था, उसमें मेंस भी है। तो अब हमको 24 मई के बाद मेंस में हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं, सर ने पढ़ा दिया, वही वीडियो फास्ट करके छोटा करके देखेंगे। इट्स माई स्ट्रेटेजी। एवरी संडे जो कुछ भी पढ़ाने जाऊंगा उसमें पूरा 99.9% आप मानिए प्रीलिम्स है, लेकिन 99.9% मेंस भी है, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। मैं एक बार आपको दिखाऊं पहली पीडीएफ, तो इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कि अरे सर यार हिंदू पढ़ाए, अब तो जो है इसके बाद तो सर की कोई क्लास है नहीं। सर की क्लास 24 घंटे चलती है, ठीक है। तो एक बार आपको दिखा देता हूं, जिससे आप ओके भाई। तो मेरा अपना मानना है कि भैया लड़ाई बड़ी है, इसलिए लड़नी भी तगड़ी पड़ेगी। और फिर 30 तारीख के बाद तो आप समझेंगे, यानी इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद तो फिर तो तबाही है, रोज ही मैराथन है। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पूरा 15 दिन में खत्म करूंगा, लेकिन कोई भी लेक्चर 3-4 घंटे से कम में जाएगा नहीं, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 पार्ट 2 और उसी के साथ पूरा प्रीलिम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका कंटेंट जो बनाया हूं, और फाइल है 700 पेज की। 4 चैप्टर सबसे पहले हैं, यानी स्पेक्ट्रम भी है, मॉडर्न इंडिया, और उसके बाद यशपाल ग्रोवर। और ये 4 चैप्टर हैं, मुगलों का पतन, नए राज्यों का उदय, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कंटेंट बाइलिंगुअल है, और ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। यानी ये संडे के लिए 4, कुल 12 चैप्टर एनसीईआरटी के हैं, उसी बेस पर पूरा तैयारी है। और आप देख सकते हो 700 पेज का पूरा कंटेंट है, बताने के बाद ये सब रेडी है। ये मतलब ये नहीं सोचना है कि ठीक है। तो 700 पेज का कंटेंट यहां पर रेडी है, आप देख सकते हैं। आप बस ये सोचिए कि इस बार प्रीलिम्स आपको रुकने नहीं देना, और मैं किसी भी सूरत में प्रीलिम्स अगर आप मेहनत करेंगे तो रुकने दूंगा नहीं। बाकी अब आप सब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है, फिर तो इश्यू हमेशा रहेगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब टॉपिक आपके सामने आ रहा है, और टॉपिक है यही डब्ल्यूटीओ का जो मुद्दा है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेडी हैं आप सब लोग? फटाफट बताइए भाई, रेडी हैं? अरे कमेंट तो करो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसमें क्या सीखा? आपने सीखा कि मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी
आपसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछता है वो क्या पूछता है कि डब्ल्यूटीओ सरवाइव कैसे करेगा। अगर मैं सबकी समरी लगा दूं तो क्या पूछता है बेटा कि वो कैसे सरवाइव करेगा। सरवाइव मींस जिंदा रहेगा। कब? ट्रेड वॉर के दौर में, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न। फिर उसके बाद ट्रेड वॉर के दौर में मल्टी लेटरल जो ट्रेड है उसका क्या भविष्य है, ठीक है। सारी चीजें हो गई, कहीं से कुछ बताने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो जिंदा बने रहना, जो सरवाइव करना है, आज का आर्टिकल वहीं से शुरुआत करता है। अमेरिका कहता है, यानी व्हाट इज न्यूज अगर आप देखते हैं तो अमेरिका क्या कहता है, एक बार देख लीजिए यहां पर। अमेरिका कहता है कि डब्ल्यूटीओ आज की दुनिया के लिए फिट नहीं है। यानी अमेरिका ने दिसंबर 25 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को एक रिफॉर्म कम्युनिकेशन पेपर सौंपा है। और ये क्यों सौंपा? चूंकि ट्रंप साहब का मानना है कि आज की दुनिया के लिए डब्ल्यूटीओ फिट नहीं है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब आता है कि ठीक है सर, भेजा है, और क्या कहा है? तो क्या कहा है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसका कहना, अमेरिका का तर्क है, भैया अगर तुमको जिंदा बने रहना है तो डब्ल्यूटीओ को, ये अगर सरवाइव करना है तो डब्ल्यूटीओ को तीन चीजें बदलनी होंगी। तीन चीजों में चेंज लाना होगा या बदलाव करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला, वो कह रहा है कि भैया सबसे महत्वपूर्ण होता है डिसीजन मेकिंग सिस्टम। क्या है? डिसीजन मेकिंग सिस्टम, यानी न्याय निर्णयन की जो प्रक्रिया है, पहला बदलाव अब इसमें लाओ। तो पहली बार जब आप इसको देखते हैं कि उसने कहा है, और अगर आप इस पॉइंट को समझते हैं तो अंदर से एक लगता है कि हाँ यार होना चाहिए। क्योंकि जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो स्टार्टिंग में तो ये नहीं बताया गया था कि उसके पीछे तर्क क्या है क्या नहीं हो। तो जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ये ठीक कह रहा है बंदा कि, या अमेरिका, कि डिसीजन मेकिंग सिस्टम तो ठीक नहीं है। तो उसका तर्क ठीक है। अब वो क्या कहता है अपनी इस बात के, अपनी इस बात को रसलाइज करने के लिए, समझाने के लिए, डिसीजन मेकिंग सिस्टम बदलो। वो कहता है कि यार अभी का जो डब्ल्यूटीओ है ना, वो कंसेंसस बेस्ड है। क्या है? कंसेंसस बेस्ड, यानी ये सहमति आधारित है, सबकी सहमति चाहिए। आपकी सहमति, मेरी सहमति, उनकी सहमति, उनकी सहमति, यानी लगभग 160 प्लस देश हैं, इन सब की सहमति चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिसी प्रपोज होती है डब्ल्यूटीओ के थ्रू जो वर्ल्ड ट्रेड के रिफॉर्म से संबंधित हो, तो यूएस का कहना है कि यार अगर 160 प्लस देश, 166 देश, 166 कंट्री से राय मांगी जाती है तो यह पूरी प्रोसेस को स्लो कर देता है, यानी धीमा कर देता है। और जब ऐसा है तो और 160 से 66 देशों को किसी एक विषय पर एक मत के साथ जोड़ना, वो कहता है इम्प्रैक्टिकल है, यानी आप इसको व्यवहारिक नहीं कह सकते। भाई कोई न कोई तो कहीं न कहीं खड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि सबके इंटरेस्ट तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उस देश के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसलिए ये बात कहते हुए यूएस ने कहा कि डिसीजन मेकिंग सिस्टम चेंज होना चाहिए। आप शायद यूएस के तर्क को समझ गए। अब वो कहता है कि भैया चेंज होना तो चाहिए, लेकिन व्यवस्था क्या हो? जो ये व्यवस्था कहता है, यहीं से फिर इनकी भी बैंड हम लोग एनालिसिस में बजाने वाले। ये कहता है, एक टर्म इसमें यूज किया गया है, प्लूरी प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स। इसको आप इंग्लिश में ही लिखिएगा बेटा, प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स। इसका मतलब होता कुछ देशों का ग्रुप डिसीजन मेकिंग सिस्टम में भागीदारी करे, या सब के सब नहीं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप सब मेरी क्लास में अभी 166 बच्चे लाइव हैं, ठीक है ना।
अब मुझे सबकी परमिशन लेनी पड़े तो क्या किसी विषय पर एक सही डिसीजन लिया जा सकेगा? अक्सर मैं पूछता हूं बेटे टेस्ट 9 बजे लूं कि 3 बजे? सर कोई कहता है 9 बजे, कोई कहता है 3 बजे, कोई कहता है मेरी जॉब है इसलिए शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आई होप यहां से आप समझ गए। अब यह हो गया अमेरिका का पक्ष। अब यहीं पर एडिटोरियल आकर के खड़ा हो जाता है। एडिटोरियल इस विषय पर एक प्रश्न पूछता है इनसे, यह वाला। क्या प्रश्न पूछता है कि भैया, यानी एडिटोरियल राइटर का यह प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न उठाता है कि जो देश उस अरेंजमेंट में नहीं होंगे उनके राइट्स का क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, ऑब्वियस है भैया। पहला कि जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम में नहीं होंगे उनके अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? दूसरा, इस पूरे मैकेनिज्म के लिए जो डब्ल्यूटीओ का पैसा है, मशीनरी इतनी बड़ी है, फिर उसका क्या होगा? उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? जब कुछ ही देश डिसीजन लेंगे तो इतनी बड़ी मशीनरी का क्या फायदा होगा? आई होप आप समझ गए अमेरिका का प्रपोजल। और जो एडिटोरियल राइटर ने प्रश्न उठाए वो भी तो आपको क्या हुआ, अमेरिका का विचार पता चला, अमेरिका का तर्क, और उस तर्क का काउंटर भी आपको पता चला। लेकिन ये नहीं कहना है कि अमेरिका खराब कह रहा है या जो एडिटोरियल राइटर के तर्क है अच्छे, बस आपको इस लॉजिक को समझना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रश्न तो कुछ और ही एंगल से आएगा। अब आते हैं, यानी 3 चीजों में चेंज की बात उस बंदे ने कही। अब दूसरा चेंज वो क्या कहता है वो भी आप देखिएगा। यानी अमेरिका अमेरिका कहता है कि भैया जो SNDT है ना, SNDT ये सही व्यवस्था नहीं है, डब्ल्यूटीओ की SNDT। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा, एस से होता है स्पेशल, स्पेशल एंड डिफरेंशियल, ठीक है ना, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट। तो उसने कहा ये इसको आप हटाओ, विशेष एवं विभेदीकृत जो व्यवहार होता है उसको हटाओ। क्यों? क्योंकि इस SNDT के तहत, अब यूएस के तर्क क्या है समझिएगा, यूएस का लॉजिक क्या है, यूएस का तर्क क्या है? वो कहता है कि भैया ये जो डेवलपिंग कंट्री है उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी ये विकासशील देशों के हित में, और विकासशील देश इसका मिसयूज कर रहे हैं। यह दर्जा केवल जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, अल्प विकसित देश हैं, SNDT का दर्जा उन्हीं को मिलना चाहिए। तो इनका दूसरा तर्क ये हो गया कि डब्ल्यूटीओ की यह जो व्यवस्था है, जो विकासशील देशों को भी कुछ ट्रेड में विकसित देशों के ऊपर वरीयता देती है, कुछ संरक्षण प्रदान करती, वो सही नहीं है, ये केवल LDC को मिलना चाहिए। तो यह दूसरा तर्क है अमेरिका का। अब यहां पर फिर से एडिटोरियल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो एडिटोरियल, यानी अब इसका काउंटर, क्योंकि हमने तो दोनों पक्ष पढ़ने हैं। एडिटोरियल क्या कहता है कि अगर हम विश्व के विभिन्न देशों, यानी ग्लोब पर जितने भी देश हैं, अगर हम उनको देखें तो अभी भी भले कुछ विकासशील देश हैं जो अच्छी ग्रोथ करें, लेकिन विकसित और विकासशील देशों के कंपेयर को अगर हम आगे बढ़ाएं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, यानी कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी भी है, और वो वास्तविक है भी। आर्थिक असमानता अभी भी वास्तविक है। क्लियर है? तो आर्टिकल कहता है कि अगर ये हट जाता है तो रिच कंट्रीज डिक्टेट करेंगी डब्ल्यूटीओ को, यानी तानाशाही करेंगी, और पावर बेस्ड ट्रेड बढ़ेगा। जिसके पास शक्ति ज्यादा, स्वाभाविक है व्यापार पर उसी का कंट्रोल। अरे भैया, जैसे यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा दिया हमारे उत्पादों पर, और भाई साहब अमेरिका ने मित्रता के बावजूद भी 50% टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स पर चेप दिया जो हम अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 25% रेसिप्रोकल 20 कि हम लगाते, मतलब इंडिया हमारे पे लगाता तो हम भी लगाएंगे, और 25% पनिशमेंट के रूप में। तो अगर डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों का संरक्षण नहीं होगा तो ऐसे ना जाने कितने सीबैम आएंगे, ऐसे ना जाने कितने रेसिप्रोकल टैरिफ आएंगे, पनिशमेंट टैरिफ आएंगे।
तो ये यहां पर दूसरा मुद्दा जो उठाया गया, और काउंटर ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब आता है तीसरा जो उन्होंने रिफॉर्म अपनी तरफ से प्रपोज किया है, उसका भी काउंटर करेंगे हम लोग। तो तीसरा जो रिफॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, वो रिफॉर्म आता है ट्रांसपेरेंसी और नोटिफिकेशन, जो डब्ल्यूटीओ में पारदर्शिता और नोटिफिकेशन वगैरह किसी भी विषय पर जो जारी किए जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता एंड नोटिफिकेशन, इसको लेकर के भी वह कुछ रिफॉर्म प्रपोज करता है। क्या करता है? वो कहता है कि जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश है, जैसे आप, वो किसी का नाम नहीं लेता, मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए इंडिया, चाइना, व्हाटएवर कोई भी, तो वो कहता है कि जो देश हैं, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश हैं, वो जो अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है सब्सिडी को लेकर के, इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनकी अपनी जो होती है, इसकी इंफॉर्मेशन डब्ल्यूटीओ को नहीं देते हैं, यानी ग्लोबल मंच पे नहीं रखते। जैसे पीएलआई स्कीम हमारी है, तो हमने स्वाभाविक अपने लिए शुरू किया, उससे हम डब्ल्यूटीओ में क्यों शेयर करेंगे? ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कोई भी देश कोई भी आर्थिक नीति अपना रहा है तो उसको भी डब्ल्यूटीओ के फोरम पर स्थान मिले। कोई भी पॉलिसी का नोटिफिकेशन कोई देश जारी करता है और जिसका इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड से है, जिसका रिलेशन ग्लोबल इंपैक्ट से, ग्लोबल ट्रेड से, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर है और जिसका रिलेशन ग्लोबल ट्रेड से है, तो उसको डब्ल्यूटीओ के मंच पर नहीं रखा जाता, यानी वो छुपा ली जाती है, जैसे चाइना वगैरह के ऊपर ये कटाक्ष है। तो इस पॉइंट से स्वाभाविक है, क्या आप एग्री करते हैं? जी हां, मैं तो करता हूं, यस। और एडिटोरियल राइटर भी इससे एग्री करता है कि नीतियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये तीसरा सुझाव का अकॉर्डिंग टू मी आप सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि इस रिफॉर्म की जरूरत भी है। तो ये तीन रिफॉर्म आपके सामने आ गया, जिसपे तर्क और वितर्क भी आ गए। अब यहां पर एक और बड़ी मजेदार चीज होती है, जो एडिटोरियल का सबसे खतरनाक हिस्सा, या हम पॉजिटिव लैंग्वेज में कहें तो एडिटोरियल का हार्ट है। ठीक है ना? ये क्या है? एडिटोरियल का हार्ट है ये। अब जरा समझिएगा, यूएस क्या चाहता है कि डब्ल्यूटीओ क्या ना करे, ये रोक रहा है कि तुम ये सारी चीजें ना करो। तीन रिफॉर्म दिया, यानी यूएस चाहता है कि डब्ल्यूटीओ क्या ना करे। ये महत्वपूर्ण, और उसमें सबसे पहली चीज जो निकल करके आती है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो डब्ल्यूटीओ के तहत एक व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप किसी एक को विशेष, किसी एक मेंबर कंट्री को डब्ल्यूटीओ की कुछ स्पेशल सुविधा दे रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो आपको दूसरों को भी देनी पड़ेगी, यानी आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो वो पहला कहता है, एमएफएन का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, यह ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पुरानी अवधारणा है, अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, यानी वो एमएफएन प्रिंसिपल को वीक करना चाहता। अब यहां पर एडिटोरियल राइटर का जो तर्क है, लॉजिक है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं भाई, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन कमजोर हुआ, जो डब्ल्यूटीओ का एक प्रिंसिपल है जो सभी सदस्यों को, ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? जिसका आपको अनुपालन करना होता है, यानी उसी सिद्धांत के बल पर डब्ल्यूटीओ बनाया गया है। जैसे आपका कोई सिद्धांत है, उस पर आप ना चल पाए, तो आप देखिए पुरानी पिक्चरें जो आती थी, हीरो क्या कहता था? अगर आपने हमको रोका तो हम इस्तीफा लेके आए हैं, ये लीजिए इस्तीफा, अब हम नौकरी नहीं करेंगे। ऐसा आप ओल्ड पिक्चर जो 70s 80s की फिल्में होती थी, आप देखिएगा इस्तीफा अधिकारी की जेब में होता था, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई हो। लेकिन अब क्या आप देख पाते हैं कि किसी भी अधिकारी के जेब में इस्तीफा वाली कोई पिक्चर? और उस समय की लगभग 90% पिक्चर में ऐसा दिखता था, क्योंकि तब वैल्यूज ज्यादा स्ट्रांग थे। अभी केवल एक ही वैल्यू है, जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू, यानी आर्थिक मूल्य। अगर आप आर्थिक दृष्टि से अपने परिवार के लिए उपयोगी हैं, आप अच्छे हैं। अगर आप उपयोगी नहीं है, कितने भी अच्छे हैं, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं। यही व्यवस्था पूरे सिस्टम में,
यानी आप कितना भी करप्शन करके आप पैसा लाइए, अगर आप अपने परिवार को करप्शन करके लग्जरी दे रहे हैं, आप उनके लिए दुनिया के सबसे एथिकल पर्सन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये जीएस पेपर फॉर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बोला कि वर्तमान में आर्थिक मूल्य सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। बिल्कुल सही बात। आजकल किसी भी फिल्म को देखो तो ये नहीं देखा जाता उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या विषय लिया गया है। यानी सिनेमा के डिस्कशन के बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन यही कितना कमाया है, तो जिसने ज्यादा कमाया, तो इसका मतलब कि आज हर जगह इकोनॉमिक वैल्यू ही नंबर 1 पे चल रहा है। तो एमएफएन का भी एक प्रिंसिपल, एमएफएन भी डब्ल्यूटीओ का एक प्रिंसिपल है कि सदस्य देशों के बीच में व्यापार की दृष्टि से कोई किसी को कोई वरीयता ना दे और सब समान व्यापार का आनंद लें। ये उसका मूल सिद्धांत है। तो आर्टिकल राइटर यही कहते हैं और मैं भी सहमत हूं कि इससे एमएफएन कमजोर हो जाएगा, और अगर एमएफएन कमजोर हुआ तो डब्ल्यूटीओ की आत्मा ही कमजोर हो जाएगी। एमएफएन डब्ल्यूटीओ की आत्मा है, उसकी सोल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। फिर दूसरी चीज वो कहता है बड़ा मजेदार कि डब्ल्यूटीओ की जो वर्किंग कैपेसिटी उस पर प्रश्न उठाता है, डब्ल्यूटीओ की जो कार्य क्षमता है उस पर प्रश्न उठाता है और कहता है कि ये सब काम तुमसे तो हो ना पाएगा। यूएस कहता है आज जो व्यापार में असंतुलन है, ट्रेड इम्बैलेंस है, आज जो ओवर कैपेसिटी है, जैसे चाइना वगैरह जिस तरीके से हर एक चीज पर कंट्रोल कर रहे हैं, जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आ रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल रीजन से हो या किसी भी रीजन से, तो कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ इसको सॉल्व वॉल्व कर नहीं सकता। ठीक है, डब्ल्यूटीओ इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो इससे तो मैं भी सहमत हूं। और लेखक भी यही बात कहते हैं कि इसमें वो नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो इशारा कर रहा है चीन पर कि भैया आज दुनिया के हर देश उसके साथ व्यापार घाटे में, इंक्लूडिंग अमेरिका, और वह अपने उसी व्यापार अधिशेष का, ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल अपनी डिप्लोमेसी को चमकाने के लिए कर रहा है, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न भी पूछा कि एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति बनने के लिए, प्रोबेबल पोटेंशियल पावर बनने के लिए वो अपने ट्रेड बैलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा? पूछा था कि नहीं? वही यहां पर भी अमेरिका ने इनके ऊपर उठाया कि तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा भैया। ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा तर्क देता है कि भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर आर्थिक रूप से ताकतवर है तभी आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित है। कहता है कि स्टील टैरिफ पर हम कुछ भी करें, एल्यूमिनियम टैरिफ पर हम कुछ भी करें, यानी स्टील एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगाया था, आपको याद होगा अमेरिका ने चाइना के, तो चाइना ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत की थी, मैंने उस समय आपको पढ़ाया भी था। फिर वह डिसीजन चाइना के पक्ष में आया था, तो अमेरिका ने कह दिया था उस समय, जो वाइडन साहब थे उन्होंने कहा था कि हम तो भैया डब्ल्यूटीओ के इस डिसीजन को मानेंगे नहीं। तब भी मैंने पढ़ाया था डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना तो क्या समस्या है। तो वो कह रहे हैं कि तुम गुरु हम कुछ भी करें ना, तो तुम इंटरफेयर मत करो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, किसी चीज पे। तो एडिटोरियल राइटर यहां पर अपना लॉजिक देते हैं, जो मेरा भी लॉजिक है, मैंने भी इसमें अपना इंटरवीन किया है भाई, और आपका भी हो जाएगा कि अगर आज अमेरिका ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी कह करके और कहा है कि हम किसी भी वस्तु पर टैरिफ लगाएं, तो तुम उसको प्रश्न नहीं कर सकते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों कल को हर कोई कंट्री खड़ी हो जाएगी और डब्ल्यूटीओ की जो रूल बुक है जिसमें नियम लिखे हुए हैं सभी राष्ट्र के लिए कैसे व्यापार करें, वो बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? आप कहेंगे हाँ सर, तो बंद हो जाएगी। ठीक है, मजा आ गया। तो अब यहां से आता है, यानी ये सारी चीजें हो गई, ऑब्वियस है क्योंकि सिलेबस कहता है इंडिया का, तो ऑब्वियस है इंडिया का खड़ा, डब्ल्यूटीओ इंडिया। एडिटोरियल साफ कहता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और वो भी इंडिया वाला पढ़ना बच्चों इसलिए जरूरी चूंकि साफ लिखा होता है ये वाला।
हाँ, भारत के हितों पर विकसित, तो ये जो डब्ल्यूटीओ, भले देखिए डब्ल्यूटीओ में ये रिफॉर्म हो ना हो, लेकिन ये अमेरिका की नीति तो डब्ल्यूटीओ को लेकर के हो ही गई, तो इसका भारत पर प्रभाव, भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव। तो एडिटोरियल क्या कहता है, वो साफ कहता है कि इंडिया डब्ल्यूटीओ को क्या क्या मानता है। हम मानते हैं कि डब्ल्यूटीओ यानी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है। ये एक बच्चा है शिव कुमार, इसका कमेंट आप लोग पढ़िए। बेटा थोड़ा टाइम लो, ये जो आप पॉइंट पूछ रहे हो सब वही पॉइंट है, ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं डब्ल्यूटीओ, तो इंडिया क्या कहता है डब्ल्यूटीओ को। इंडिया सबसे पहले क्या मानता है भैया, रूल बेस्ड सिस्टम मानता है, यानी नियम आधारित तंत्र है डब्ल्यूटीओ, और भारत इसका हमेशा से समर्थन करता है। दूसरा, भारत एमएफएन का जो प्रिंसिपल है और जो एस एंड डीटी का प्रिंसिपल है, दोनों को सपोर्ट करता है, जिसको वो एबॉलिश करने की बात कर रहा है। इंडिया का लॉजिक क्या है कि अगर व्यापार असंतुलन है, जैसे अमेरिका चाइना पर सीधा कटाक्ष कर रहा है बिना नाम लिए हुए इस रिफॉर्म के द्वारा, बट इंडिया कहता है, इंडिया का तर्क है, भारत का तर्क है कि भैया अगर व्यापार असंतुलन है तो इसका मतलब है कि आपकी व्यापार नीति में कमी है, आप व्यापार नीति को ठीक करिए। बड़ा बड़ा संतुलित विजन है भारत का। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी केवल नेशनल सिक्योरिटी से नहीं होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मल्टीलैटरल डायलॉग, यानी हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बहुपक्षीय संवाद के द्वारा ही दूर कर पाएंगे। हम देशों के साथ बातचीत करें, उनके साथ व्यापारिक ट्रेड करें, इस प्रकार की चीज भारत का पक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है, हो गया। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की जो प्रॉब्लम है वो मेरे प्यारे बच्चों इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा बोलेगा, अभी नहीं बोलूंगा। वही जो हमारे घर में, परिवार में, हमारे ऑफिस में, दीन दुनिया में, हमारी दोस्ती में, एवरीवेयर एक ही शब्द है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही डब्ल्यूटीओ की भी प्रॉब्लम है। यानी डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन नहीं है, डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम, जिसके कारण मैंने एक दो स्टार्टअप भी छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं, अब जरा एक उस शब्द को लिख दो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। ये हर घर में है, हर जगह पे है, हर संस्था में है, एवरीवेयर है। और देखते हैं कौन बच्चा कर पाता, मतलब ये समझो एक ऐसी एक 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 ऐसा पजल, एक ऐसी पहेली है, अगर आप नहीं बता पाए तो फिर मजा नहीं आएगा। यानी डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन नहीं है, डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम जो हर घर में है, हर परिवार में है, हर ऑफिस में है, आपकी मित्रता के बीच में भी है। अरे राधा, देखते हैं आज। एक कह रहा है कि फाइनेंशियल है, अभय शुभ्रा इनोवेशन है, कीर्ति पटेल कुछ लोगों का वर्चस्व है, शुभ्रा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेटा ये तो तुम ठीक है। कंचन गुप्ता सम्मान, रूपांजलि पाल पॉलिट, हाँ आगे आ गया, रुक जाए रुक जाए, रूपांजलि ने पकड़ लिया, अब आगे भी अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया, रूपांजलि ने पकड़ लिया, पॉलिटिक्स उसने पकड़ लिया, बहुत सही रूपांजलि तुमने पकड़ा। तो इन द एंड हम ये कहेंगे कि डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन नहीं है, डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। कैसे, यूएस रिफॉर्म की बात तो करता है लेकिन बहुपक्षवाद से भागता है, भागता नहीं, G20 से भाग गया, कह रहा है कि दुनिया में केवल दो ही जी हैं, एक अमेरिका जी, एक चाइना जी। तो पॉलिटिक्स कर रहा, बाकी और वो कुछ नहीं कर रहा, अपनी नीतियों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। तो रूपांजलि, ये पुरस्कार जाता है आपको, आपने सही पकड़ा। हर जगह आप, हर जगह पॉलिटिक्स है कि नहीं, आप किसी ऑफिस में काम करो पॉलिटिक्स है,
सरकारी में करो तो भी, अभी जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, जब ट्रांसफर पोस्टिंग और ये सारी चीजें, तब तुम्हें समझ में आएगा पॉलिटिक्स क्या होती है। तुम्हारे ऑफिस में जिसके साथ बैठोगे वही तुम्हारे साथ गेम कर देगा। समझ में आया ना पॉलिटिक्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा डब्ल्यूटीओ को पुनर्परिभाषित करने की पहल की गई है। The United States has recently advocated a redefinition of the World Trade Organization. Examine the rationale behind the US approach. तो मैंने सबका एग्जामिन कर दिया है कि नहीं कर दिया, आप कहें कर दिया। And critically analyze its implications for the multilateral trading system. ठीक है, तो ये हुआ, इसका आंसर अभी आपको मिल ही जाएगा। अब आता है दूसरा टॉपिक, भारत के अगले विकास चरण के लिए शांत बुनियाद। यानी 2025 का पूरा मेरे प्यारे बच्चों, जो डिप्लोमेसी की दृष्टि से जो कुछ भी है वो सब यहां पर डिस्कस किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसमें मैं क्या ही उसमें फिर से हूं, ठीक है, इसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं, फिर वापस चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक यहां पर आ जाता है, क्या डिस्कस किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ईयर एंड, साल का अंत 30 तारीख, और एक बड़ा बढ़िया सा टाइटल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अरे ये कहां गया, हाँ ओहो ये तो इकोनॉमी वाला आ गया। एक बार बेटा चलो मैं आईआर वाला निपटाता हूं, फिर इस पे आऊंगा थोड़ी देर में। अब पकड़ लिया हूं तो इसी को, क्योंकि इकोनॉमी वाला तो ईयर एंडर 2025, एक साल के तनाव के बाद 2026 में नई दिल्ली के लिए, यानी ये कहा गया है इस आर्टिकल में, आईआर पीएसआईआर ऑप्शनल जो भी, 2025 में दुनिया टूट गई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी दुनिया टूट गई। अब आपके मन में आएगा कि सर अच्छा क्यों टूट गई, वाई, और 2026 में इस टूटी दुनिया को भारत कैसे जोड़ेगा, अपने लिए कैसे लाभ ले पाएगा, यही इस विषय, इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया। ठीक है, यही यहां पर डिस्कस किया गया, और ये डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़ा है, इस वजह से मैं इसको फिर से, इसको पहले लाया, मैंने कहा भी था लेकिन टीम शायद मिस कर गई। ये महत्वपूर्ण है। अब इस विषय पर अगर मैं आपको आगे ले चलूं, यानी साल 2025 में दुनिया की राजनीति अचानक बदल गई। जो व्यवस्था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी वह टूटती दिखी। भारत के लिए यह साल वार्निंग और अपॉर्चुनिटी दोनों रहा। यानी सीधे शब्दों में, जैसे घर में पहले नियम से सब चलता था, हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, शायद यही दुनिया कोल्ड वार के बाद या कोल्ड वार के दौर में दुनिया, या उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से चल रही थी। तो यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है, और स्वाभाविक रूप से ये इकोनॉमी, आईआर, ठीक है ना, भारत, सभी, तो अच्छा टॉपिक है। पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए भी आप इसको टेकल कर लेंगे। यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है, और वो सारे प्रश्न यहां पर भी आ रहे हैं जो पीछे हमने डिस्कस किए। यानी शीत युद्ध के बाद दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है। यही समझिए, आपको मैं समझाने जा रहा हूं कैसे, जरा देखिए, यही प्रश्न आप एक बार अपने दिमाग में रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1945 के बाद दुनिया कैसे चलती थी, दुनिया कैसे चलती थी, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए, किताबों के जरिए जो आपने पढ़ा है, आपका जवाब होना चाहिए सर नियम से। जिस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात मैं भी कर रहा था ना, कि डब्ल्यूटीओ को लेकर के इंडिया रूल बेस्ड सिस्टम में विश्वास रखता है, तो यानी नियम से चल रही थी। नियम कौन, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन, उसकी संस्थाएं, तो संस्थाओं के जरिए, यानी यूएन और उससे रिलेटेड संस्थाओं के जरिए, और केवल यूएन उसकी संस्थाएं नहीं, जितनी भी, मतलब जो यूएन के ही कार्यों को पूरा करने वाले एनजीओज हैं वो भी। और फिर इसके बाद तीसरा होता था बातचीत से, यानी बातचीत खूब होती थी, नेगोशिएशंस खूब होते थे, प्लस व्यापार से, बातचीत करो और व्यापार करो। बट यहां से इस आर्टिकल में सीधे छलांग ली गई है 2025 में।
पहली बार इनका कहना ऐसा लगा कि ये सारी व्यवस्था, नियम आधारित, संस्था आधारित और बातचीत आधारित व्यापार क्या हो गया है, बिखर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बिखर रहा है, यही आज आपको सिखाना है कि 2025 में दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। बिल्कुल बदला बेटे, बिल्कुल। आज आप देखो कि अगर भारत, दूसरी चीज, भारत के रिश्ते अमेरिका, पाकिस्तान, पड़ोसी और बड़े देशों से कैसे बदले। 2026 में भारत को इस बदलते संबंधों के दौर में किस तरह की डिप्लोमेसी अपनानी होगी, यह 3 विषय यहां पर डिस्कस है। तो 2025 में पहले प्रश्न का उत्तर मैं यहां देने जा रहा हूं, यह प्रश्न रहेगा आपके सामने तो ज्यादा मजा आएगा कि 2025 में जो दुनिया है क्यों रप्चर वर्ड यानी टूट फूट वाली दुनिया बन गई, रप्चर ईयर कहा गया है, रप्चर ईयर। तो यहां वही कहा गया कि जो पहले दुनिया होती थी, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, पहले फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार था। दूसरा रूल बेस्ड सिस्टम था, डब्ल्यूटीओ, गैट पहले, उसके बाद डब्ल्यूटीओ के नियमों का अनुपालन होता था। इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया गया, डब्ल्यूटीओ और यूएन और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं दुनिया को चलाती थी, यानी रूल बेस्ड ऑर्डर था विश्व का। 2025 में क्या बदला, अब आप वही जो आपने अभी आर्टिकल में जो ढेर सारे पीवाईक्यूज आपने पढ़े, ट्रेड पर टैरिफ यानी टैक्स लगने लगा, जिसके बारे में ट्रेड वॉर आप पढ़ चुके हैं और ये पहले से चल रहा है, बस ये आर्टिकल में 25-25 फोकस किया गया। युद्ध बढ़े, बहुत सारे युद्ध, इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर भी अ काइंड ऑफ वॉर ही था, अमेरिका का नाइजीरिया में इंटरवेंशन, बहुत सारी चीजें। तो ट्रेड पर टैरिफ लगा, वार और प्रतिबंध बढ़े, एक देश दूसरे देश पर खूब प्रतिबंध लगा रहे हैं, टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, पनिशमेंट टैरिफ, ना जाने क्या क्या। और पावरफुल कंट्री जितने भी हैं वो अपनी मर्जी से चलने लगे, जिस मर्जी का मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था कि जो भी क्रिटिकल मिनरल्स होंगे चाइना के, अगर वो किसी भी कंपनी को या किसी भी देश को दे रहा है तो उसका जो आईएसआई मार्क होता है, आईएसआई अपने का, वैसे ही चाइना का जो आईएसआई होता है वो उस पर लिखा रहेगा कि आप हमारे इस क्रिटिकल मिनरल से कुछ भी बनाओ, लेकिन वो हमारा है, ये वहां लिखा रहेगा। इस प्रकार की शर्त के साथ वो व्यापार कर रहा है। तो वही है कि पावरफुल कंट्रीज अपनी मर्जी से चलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में क्रिकेट बड़ा फेमस है, तो क्रिकेट में अंपायर खड़ा हो, नियम है आउट देने का, नहीं देने का, डिसिप्लिन मेंटेन करने का, लेकिन अचानक आपकी टीम, ढेर सारी आईपीएल टीम में से आप एक टीम के ऑनर हैं, आपकी टीम आकर के बोले जी हो गए हो, अब मैं अपने नियम से खेलूंगा, आपके नियम के साथ ना खेलूंगा। ठीक है, तो यही 2025 में हुआ है, ऐसा आर्टिकल राइटर की तरफ से कहा गया। अब ऑब्वियस है 2025 में ये सारी चीजें हुई हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस, मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, लेकिन आर्टिकल में ऑब्वियस अमेरिका पर बात ना हो तो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रंप 2.0 पर बात हुई है। ट्रंप 2.0 यानी इनका दूसरा कार्यकाल। तो जैसे ही बने अमेरिका फर्स्ट, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इनकी सोच पहली ये थी। दूसरा, दोस्ती नहीं चाहिए, डील चाहिए। इन्होंने कह दिया दोस्ती नहीं, भारत के साथ इनकी दोस्ती नहीं है, डील। ट्रेड यानी व्यापार इन्होंने दबाव बनाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे इंडिया पे किया, आप सबको पता है। यानी अगर देश मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, ऐसा इन्होंने पूरे विश्व में किया। तो आप देख सकते हैं जब उन्होंने ऐसा किया तो तीसरा इंपैक्ट क्या निकल करके आया, भारत अमेरिका संबंध जो बहुत उम्मीद से थे उनको झटका लगा। ठीक है, शुरुआत में ऐसा नहीं था, जब ट्रंप आए तो भारत में बड़ी खुशी हुई, ट्रस्ट करिए, व्यापार वार्ताएं भी शुरू हुई। लेकिन फिर वही ट्रंप की जो होता है ना कि अंतिम स्टेज में है वो, तो वो हर चीज का श्रेय लेने की क्षमता, इसमें भारत की डिप्लोमेसी की गलती में बेटा मैं अपनी तरफ से नहीं मानता हूं, आप ट्रस्ट करिएगा। आप एक चीज बताओ यार, हम एक सॉवरेन कंट्री, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया,
पहलगाम में हमारे लोग मारे गए। अब ये मीडिया में आकर के तुम क्यों कह रहे हो कि भारत पाक युद्ध मैंने रुकवाया है? ये जानते हो क्यों हुआ? जो मेरा एनालिसिस है, और ट्रस्ट करिए ये एनालिसिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास भी होगा, बाकी मीडिया में ये हवा है, ये हुआ नहीं। वो कह रहे हैं भारत पाक युद्ध मैंने रुकवाया। आप मुझे बताओ। सरकार ने कहा बिल्कुल उनका कोई रोल नहीं है। तो अब अमेरिका ने अपना रोल दिखाया क्यों बेटे? ये उस समय ही अमेरिका की चाल हो गई थी कि हम, मेरे जो इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, उस मिडिल ईस्ट के मेरे इंटरेस्ट को मैं पूरा अगर केवल इजराइल के थ्रू करूंगा तो अमेरिका पर लोग प्रश्न उठाएंगे, लेकिन अगर एक मुस्लिम को मुस्लिम ही नुकसान पहुंचाएगा तो इसका जो घना इंपैक्ट है वो मेरे ऊपर से भी कम होगा, इजराइल के ऊपर से भी कम होगा। इसका मतलब वो आसिफ मुनीर का तगड़ा इस्तेमाल करने का प्लान उनकी फॉरेन पॉलिसी की टीम बहुत पहले ही बना चुकी थी, बहुत पहले। और आसिफ मुनीर की टीम यानी पाकिस्तान की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा दुनिया की कुछ और आर्मी के साथ हमास में जा रहा है, और वह अमेरिकी पक्ष को संरक्षित करने। तो फिर उसको अपने साथ बुलाया गया, खाना खिलाया गया, फील्ड मार्शल बनाया गया, अमेरिका के ही कहने पे। व्यवस्था पाकिस्तान की है लेकिन अमेरिका के कहने पे। तो ये समझिए उसी का एक हिस्सा था कि इंडिया ने बैंड बजा दी पाकिस्तान की, और जो भी उसके विद इन कुछ घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला देने वाला देश भारत। अब इससे दो चीज होती, एक कि भारत का जो भी डिफेंस स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती, और भारत के जो भी मिसाइल हैं और सारी चीजें हैं उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती, जैसे फिलीपींस वगैरह को हमने बेच भी दिया ब्रह्मोस। तो अब जो डिफेंस मार्केट पर पूरा कंट्रोल करके बैठा अमेरिका, क्या वो ये चाहता है कि डिफेंस मार्केट में इंडिया एक इमर्जिंग प्लेयर के रूप में उभरे और सस्ते सामान बेच करके उनके मार्केट को थोड़ा सा छोटा करे? बड़ा तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा छोटा तो करेंगे, नहीं चाहेंगे। तो उसने एक साथ, पहली चीज तो ये, दूसरा कि पाकिस्तान को अपनी तरफ लाने के लिए कि भाई ना पाकिस्तान हारा ना इंडिया जीता, हमने तो युद्ध ही रुकवा दिया। यानी मैंने कहा कि अगर तुम दोनों, उनका स्टेटमेंट दो, मैंने कहा कि अगर तुम दोनों युद्ध नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। सोच सकते हैं ऐसा स्टेटमेंट कोई भी सॉवरेन राष्ट्र की? अमेरिका हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम तो गोया मरी जाएंगे हिंदुस्तानी। प्राचीन काल से अमेरिका ही हमारे साथ व्यापार करता रहा था, इसीलिए सोमनाथ में इतने हमारे पास संसाधन थे, सोना चांदी था, कि 17 बार महमूद गजनबी आया, लूट के भी सोमनाथ की लोकप्रियता और उसके धन संपदा को समाप्त नहीं कर पाए। अगर अमेरिका न रहा होता तो हम प्राचीन काल में ऑब्वियस विश्व की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक मजबूत कंट्री के रूप में डेवलप ही नहीं होते। अगर अमेरिका ना रहा होता, भारत के साथ अगर अमेरिका कोई संबंध नहीं रखेगा, व्यापार नहीं करेगा, तो फिर अंग्रेज हमारे यहां जब आए तो हम सोने की चिड़िया थे। हम सोने की चिड़िया थोड़े होते, तो अमेरिका, तब अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था। और उसके बाद भी अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत। अमेरिका को तो किसने खोजा? कोलंबस ने। लेकिन कोई बात नहीं, अमेरिका नहीं था तब भी अमेरिका के बिना हमारा काम नहीं चल रहा था। अमेरिका नहीं था तब भी अमेरिका के बिना हमारा काम नहीं चल रहा था। गोया हमारे साथ ये व्यापार बंदा नहीं करेगा तो भारत डूब जाएगा। 1998 में तुमने क्या किया? जब हमने पोखरण टेस्ट किया उसके बाद तुमने क्या किया? आप चिंतन कीजिए। इसने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, दशकों तक वो रहा प्रतिबंध, हम तो डूब गए। तुम्हें तो हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें ही तुम्हारी आवश्यकता है। हम इंडिया को ही अमेरिका की आवश्यकता, अमेरिका को इंडिया की आवश्यकता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी संबंध नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट होगा तो इंडिया के पास आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ये फिक्स है। तो ये तो सत्य है ना, इसी को बोलते हैं रियल पॉलिटिक। क्या बोलते हैं? रियल पॉलिटिक। खैर, समझ गए। खैर, तो ट्रंप ने कहा भारत पाक युद्ध मैंने रुकवाया, उसके बाद 50% टैरिफ भी लगा दिया, रूस से तेल खरीदने पर दबाव बनाया।
यानी अगर हम इसको एक बच्चे की भाषा में कहें तो दोस्त ने ही सबसे ज्यादा टैक्स मार दिया। यहीं से भारत को समझ आया कि अब रिश्तों में सावधानी जरूरी। और क्योंकि आर्टिकल भी जो लिखे जाते हैं इनकी बेचारों की भी एक लिमिट है। आप सोचिए, उसके बाद मोदी जी ने ओमान की यात्रा की, ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी जो हमारे एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन बहुत पहले किया जाना था, लेकिन स्वाभाविक है वो हम नहीं कर पाए, पॉलिसी में पैरालिसिस रहा, लेकिन दबाव अमेरिका की तरफ से पड़ने के बाद हमने क्या किया कि अपने एक्सपोर्ट बास्केट को अब डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया कि केवल अमेरिका को नहीं बेचेंगे, यूरोप को नहीं बेचेंगे, विश्व के सभी देशों को बेचेंगे, जैसा चाइना ने किया। तो ये हो गया। तो भारत अमेरिका ट्रंप 2 समझ में आ गया। अब आता है ऑब्वियस, इसमें डिस्कस किया गया अमेरिका के बाद पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान नई सोच कैसे? पहलगाम आतंकी हमला 2025, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर। तो अब भारत की नई सोच क्या है पाकिस्तान के संदर्भ में? क्या आपने नोटिस किया? एक लाइन में लिख लीजिएगा कि भैया तुम्हारी न्यूक्लियर धमकी अब नहीं चलेगी। ये लिखना है आपको, ऐसे में जोश के लिए नहीं बोल रहा हूं। यानी भारत की विदेश नीति में मान लिया गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी अब नहीं चलेगी। टेरर अटैक करोगे तो वार एक्ट माना जाएगा, यानी आतंकी हमला करोगे तो इससे हम एक युद्ध मानेंगे और ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। याद रखिएगा, यानी अब चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई की जा रही है। पूरी ताकत सेना के पास है मेरे प्यारे बच्चों। और पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में आर्मी चीफ बना फील्ड मार्शल। पूरी ताकत इस समय सेना के पास। सिविल गवर्नमेंट कमजोर, आर्मी स्ट्रांग। जिस देश में सिविल गवर्नमेंट कमजोर है उस देश में विकास की एक बहुत बड़ी सीमा रहेगी। आप देख सकते हैं। अब कुछ और पड़ोसी देशों का भी, नेबरहुड कंट्रीज का जिक्र किया गया है, यानी भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध पाकिस्तान हो ही गया। अब जरा नेपाल का भी जिक्र किया गया। नेपाल में भ्रष्टाचार खूब है, जनता अपने राजनेताओं से नाराज है, युवा जनजी सड़क पर है, अंतरिम गवर्नमेंट बनी है, सेना और राजशाही की चर्चा हर जगह है। यानी क्या पता कि वहां की व्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाए, तो जैसे कॉलेज में छात्र पूरा सिस्टम बदलने निकल पड़े हों, ऐसा नेपाल में है। फिर दूसरा पड़ोसी हमारा बांग्लादेश, मेरे प्यारे बच्चों, वहां भी उथल पुथल है। पुरानी सरकार गिर गई, हिंसा और अस्थिरता का इस समय शासन है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। चुनाव 2026 में है, लेकिन उस चुनाव पर भरोसा कम है। फिर इसके बाद वेस्ट एशिया और इंडिया, यानी पश्चिम एशिया और भारत। गाजावार आप देख सकते हैं, 2 साल बाद सीज फायर हुआ, लेकिन फिर भी शांति नहीं। ईरान, इजराइल, यूएस, आप देख सकते हैं इनके बीच में एक झगड़ा बना हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। भारत को क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि तेल हम बाहर से खरीदते हैं, तेल महंगा हो जाता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति हो जाती है। भारत को दूसरा फर्क क्यों पड़ता है? विदेशों में भारतीय जो हमारे यहाँ हैं, प्रवासी भारतीय जो हमारे लिए रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स है, और हमारे अ, चाहे भारतीय मूल के हैं या एनआरआई के रूप में वहां हैं, तो जो विदेशों में भारतीय, उनके हितों का संरक्षण हो। और इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट भारत ने बड़े जोश खरोश के साथ शुरू करने की कोशिश की थी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ मिडिल ईस्ट में, अगर संकट बना हुआ तो। फिर इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर और भारत युद्ध 4 साल से चल रहा है। अमेरिका दबाव डाल रहा है, तो उसके बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यानी यहां पर भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ चल रहा है, यानी अपने फायदे के हिसाब से फैसला कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ भारत ने स्ट्रेटेजिक जो समझदारी है, रणनीतिक समझदारी भी बढ़ाई है। भारत ने सोचा है कि सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। यूरोप से रिश्ते बढ़ाए भारत ने, चाइना और रशिया से भी बातचीत की भारत ने। शंघाई में आप देख ही सकते हैं, जो मतलब उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। तो एग्जाम्पल यही है कि अमेरिका एक ही दोस्त पर भरोसा नहीं, सबसे बात पर अपनी शर्त पर, यही हमें अब अपनाना होगा। और वैसे भी 2019 में यूपीएससी ने पूछा कि वाशिंगटन कभी भी भारत को अपनी विदेश नीति में वह स्थान नहीं दे पाया जो भारत के सेल्फ स्टीम
आत्मसम्मान और आत्मसमादर को या उसके एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं। अब 2026 में भारत के सामने क्या परीक्षा की घड़ी है? तो ट्रेड डील होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान से खतरा रहेगा, नेपाल बांग्लादेश चुनाव, ब्रिक्स और क्वाड की मेजबानी भारत को करनी, एआई इंपैक्ट सबमिट करनी है। इन हर जगह पर भारत को बैलेंस दिखाना होगा। यही विषय यहां पर डिस्कस है, जिस पर एक प्रश्न भी बना गया है। आप इसको जरा देखिए। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि नियम कमजोर हैं, ताकत की राजनीति इस समय ज्यादा हो रही है। भारत को किसी के पीछे नहीं चलना है, लेकिन अकेला भी नहीं पड़ना है। क्लियर है? यही नारा लेकर के आप अपने आंसर को पूरा कर दीजिएगा। तो वर्ष 2025 ने वैश्विक व्यवस्था में एक स्पष्ट रप्चर को उजागर किया, जिसने भारत की कूटनीति के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस पृष्ठभूमि में 2026 में भारत किस प्रकार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अलाइनमेंट और एम्बिशन के बीच संतुलन बना सकता है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वालिटी प्रश्न है, ये सब प्रश्न डायरेक्ट आएंगे और यहीं पर आपको उसको पढ़ने को भी मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चे? अब यहां पर क्या है बच्चों, ये भारत सरकार के एक मंत्री महोदय हैं, उनकी तरफ से ये लिखा गया, हरदीप पुरी साहब की तरफ से। ये टॉपिक जो है हरदीप पुरी साहब की तरफ से है। तो मतलब अगर आप कोई भी यूपीएससी का भारत सरकार की नीतियों पर प्रश्न लिखने जा रहे हैं, तो समझिए ये पूरा का पूरा एक उसका ब्लूप्रिंट है आपको आंसर राइटिंग कराने का। तो ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया, इसको आप जरा एक बार समझिए। मैं बहुत आसान, मतलब पूरा दिया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, बस यही है, हमने क्या किया। ठीक है, तो इसमें सरकार ने क्या क्या कानून में सुधार किए, नंबर 1। प्रशासन में क्या सुधार किए, नंबर 2। व्यापार में क्या सुधार किए या क्या अचीव किया, चौथा। लॉजिस्टिक्स में हमने क्या किया, ऊर्जा क्षेत्र में हमने क्या किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको समझनी है। तो शब्द दिया गया है द क्वाइट फाउंडेशन फॉर इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फेज। नेक्स्ट ग्रोथ यानी अब जो 2026 से आगे की हम ग्रोथ अचीव करेंगे, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो क्वाइट रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। एक एक शब्द समझते हैं, फिर आएंगे IQI पे। यानी वे सुधार जिनमें कोई बड़ा राजनीतिक शोर नहीं होता, यानी कि भाई राजनीति ने देश बदल दी, ये बदल दिया, ऐसा कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन रिफॉर्म अच्छा होता है। तो क्वाइट रिफॉर्म यानी शांत सुधार वे सुधार होते हैं जिनमें कोई बड़ा राजनीतिक शोर नहीं होता, नंबर 1। वो धीरे धीरे लागू होते हैं, नंबर 2। याद रखिएगा, जो संस्थानों, इंस्टीट्यूशंस, नियमों, रूल्स और प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस को सुधारते हैं, यानी ईज ऑफ डूइंग करते हैं एवरी सेक्टर में, और जिनका असर लंबे समय में दिखाई देता है। जैसे कानूनों से बेकार अपराध को हटाना, जैसे आपने देख लिया न्याय संहिता और सारी संहिताएं। निवेश के नियम साफ कर देना, इन्वेस्टमेंट रूल्स को अच्छा बनाना, प्रोजेक्ट को तीसरा समय पर पूरा करना, इन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भरोसा पैदा करना। यही सारी बातें उन्होंने कही हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यानी पूरा का पूरा उन्होंने इकोनॉमी, लॉ, इन्हीं सब के ऊपर बातचीत की है। तो इन सभी यूनिट पर, यानी पहला इकोनॉमिक्स की यूनिट, इन पर कोई भी प्रश्न आएगा, खासकर सरकारी नीतियां, ये सब, तो ये सबके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो कहते हैं भारत सरकार की नीतियां महत्वपूर्ण है। और पहला पॉइंट आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हालांकि ये सब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भरोसे की बुनियाद यही है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता के सूचक बड़े मजबूत हैं, जिसमें से पहला सूचक ए, वो जीडीपी की बात करते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। और जीडीपी बढ़ रही है तो क्यों महत्वपूर्ण है ये? तो यहां पर कहा गया कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो $4.1 ट्रिलियन की हो चुकी है। इसका अर्थ क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? कि भारत अब कोई छोटी इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है। बड़े निवेशक, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत को लॉन्ग टर्म मार्केट के रूप में देख रहे हैं, लंबी अवधि के बाजार के रूप में देख रहे हैं।
तो पहला मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर क्या हो गया कि जीडीपी बढ़ रही है और उसके क्या मायने हैं। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर हो गया कि हमारी जो सॉवरेन रेटिंग है वो अपग्रेड हो रही है, यानी हर देश की कुछ वैश्विक संस्थाएं, देश की संस्था क्रेडिट रेट करती है, हमारा क्रेडिट रेट मजबूत हो रहा है। यानी 18 वर्षों के बाद, आफ्टर 18 ईयर, भारत का सॉवरेन आउटलुक यानी भारत की रेटिंग अब बी प्लस से, मैंने इस पर आगे पढ़ा था, ट्रिपल बी कर दी गई है। यानी जब ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज किसी देश की रेटिंग को बढ़ाती हैं तो इसका मतलब होता है दुनिया मानती है या मान रही होती है कि भारत नंबर 1 कर्ज चुकाने में सक्षम है, नीतियों में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता है, और आर्थिक जोखिम इकोनॉमिक रिस्क कंट्रोल्ड हैं। याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको ऐसे समझें कि जैसे हम और आप हैं, बैंक में लोन लेने गए तो क्या होगा, जब किसी व्यक्ति की साख, चाहे आप हो और मैं हूं, अच्छी होती है तो बैंक उसे सस्ता लोन देता है कि नहीं। ठीक वैसे ही अच्छी रेटिंग से सरकार, कंपनियां कम ब्याज दर पर विदेशी सोर्सों से पैसा जुटा पाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ रही। तो ये 2 पॉइंट इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दिए हैं, दोनों आप याद रख लीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहली हमारी ताकत है। दूसरी हमारी ताकत सरकारी नीतियों और गवर्नेंस से आई है। अब वो, यानी मैक्रो के बाद अब दूसरी पॉलिसी पे आते हैं, कहते हैं रूल बेस्ड गवर्नेंस हम कर रहे हैं, नियम आधारित शासन कर रहे हैं। यानी पहले लोगों में शासन से डर था, अब शासन के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। कैसे? अब इसके पहला पॉइंट ए बताते हैं। हमने कंप्लायंसेस का बोझ कम किया है, यानी नियम कानून काफी कम किए हैं। पहले भारत में छोटे छोटे नियम थे, मामूली सी गलती पर जेल का डर था, इंस्पेक्टर राज था, इससे व्यापारी और निवेशक डरते थे। हमने बहुत सारे नियम कानून कम कर दिए। यानी इनका कहना है कि 47,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को या तो हमने हटा दिया, बहुत बड़ी संख्या होती है यार, या उसको सरल कर दिया, और लगभग 5,000 साढ़े 4,000 के आसपास जो कानूनी प्रावधान थे उनको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यानी अब गलती को सुधारने पर फोकस है, गलती हुई तो जेल में भेजने का फोकस नहीं है। तो ये गवर्नेंस के लिए। फिर दूसरा बी गवर्नेंस के लिए क्या किया गया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हमने डेवलप किया। मतलब पहले अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग पोर्टल, फाइलें अलग पोर्टल पर, अलग मंत्रालय पर, अब एक ही डिजिटल खिड़की है। इसका मतलब है हमने क्या किया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यानी नियम रूल बेस्ड हम गवर्नेंस चला रहे हैं। तो ये उन्होंने दूसरा पॉइंट किया रूल बेस्ड गवर्नेंस के अंतर्गत। अब उन्होंने तीसरे पॉइंट का जिक्र किया मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीएम गति शक्ति का जिक्र किया। पहले मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में 2 पॉइंट, फिर रूल बेस्ड गवर्नेंस के 2 टाइप, अब मतलब 2 एग्जांपल, अब इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान आपको पता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क, रेल, पोर्ट, बिजली, गैस पाइपलाइन सबको एक ही नक्शे पर जोड़ता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, 3,000 से ज्यादा परियोजनाएं, जिसमें लगभग 76 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा लगा है, कम देरी, कम लागत पर बेहतर ढंग से पूरी होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर सड़क, बिजली और पाइपलाइन अलग अलग बने तो काम अटकता है। गति शक्ति में सब साथ साथ प्लान होता है, इसलिए काम अटकता नहीं है। तो तीसरा उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत अच्छा काम करें, और उसके लिए केवल पीएम गति शक्ति का एग्जाम्पल दिया। फिर अब वो चौथे पॉइंट पर आते हैं, यानी ट्रेड एंड एक्सपोर्ट में जो इंडिया ने रिफॉर्म किया है, व्यापार और निर्यात में। तो इसके अंतर्गत ए, यानी पहला, की इनका कहना है कि हमने निर्यात को बढ़ाया। मतलब भारत सिर्फ घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है, ऐसा ये पहला पॉइंट कहते हैं, और आपको यही लिखना है। दूसरा, ट्रेड में और एक्सपोर्ट में ये कहते हैं बी, हमने डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। इससे एमएसएमई को सारी जानकारी मिल जाती है, नए बाजार का पता लग जाता है और जोखिम कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, जैसे ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल,
तो ये भी इन्होंने बनाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर ये पांचवी चीज की अपनी प्रशंसा करते हैं, और पांचवी चीज की प्रशंसा क्या है यहां मैं लिख दूं, यहां पर नए व्यापार समझौते एफटीए का जिक्र करते हैं। यानी भारत ने यूके से, ओमान से, न्यूजीलैंड से एफटीए किए हैं। ये समझौते सिर्फ टैक्स या टैरिफ कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, निवेश और कुल श्रमिकों की आवाजाही को भी बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने ओमान वाला पढ़ाते हुए कह दिया था, स्किल्ड लेबर हम भेजेंगे। तो ये इन्होंने अपनी पांचवी खूबी बताई। छठी खूबी उन्होंने बताई स्टार्टअप्स और डिजिटल मार्केट को लेकर। यानी वो कह रहे हैं स्टार्टअप्स अब भारत में रोजगार सृजित कर रहे हैं, उसका आंकड़ा भी दिया गया है। इसके अलावा अमेजॉन के टक्कर में जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, ओएनडीसी का भी जिक्र किया कि छोटे दुकानदारों को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसा मंच मिला है। और फिर जेम का भी जिक्र किया है इसी पांचवें पॉइंट में, यानी जेम बेस्ड सरकारी खरीद जो की जा रही है उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ये सुधार निजी क्षेत्र को ताकत देते हैं और उसके साथ साथ करप्शन को भी घटाते हैं। फिर सातवां पॉइंट ये कहते हैं कि हमने क्या किया है, लॉजिस्टिक, पोर्ट्स और शिपिंग में भी हमने सुधार किए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि और इसमें सुधार क्यों जरूरी थे? क्योंकि भारत का 95% व्यापार मेरे प्यारे बच्चों, 95% जो व्यापार है क्वांटिटी में, और 70% व्यापार वैल्यू में यानी रुपए में समुद्र से होता है। तो उन्होंने इंडियन पोर्ट्स कानून 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 इनका जिक्र किया कि हमने नए कानून बनाए हैं जिसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, व्यापार तेज हुआ है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भारत को बढ़त मिली है। तो ये सातवां इनकी अचीवमेंट इन्होंने बताई। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी आठवीं अचीवमेंट बताई, एनर्जी रिफॉर्म भी हम कर रहे हैं और भविष्य की तैयारी के लिए हम अभी से तैयार हैं। और एनर्जी रिफॉर्म में सबसे पहले तेल और गैस रिफॉर्म, ऑयल एंड गैस रिफॉर्म की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने एक कानून बनाया 2025 में, ऑयल फील्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025। दूसरा हमने बनाया ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ओएएलपी। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा कि नियम बन गए हैं, अभी अचानक बदलेंगे नहीं, तो इसलिए इस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके साथ एनर्जी रिफॉर्म में हमने एटॉमिक एनर्जी में भी रिफॉर्म किया और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए एक बड़ा बजट दिया। इसके फायदे कम कार्बन, लगातार बिजली और इंडस्ट्री को स्टेबल एनर्जी सप्लाई। आई होप आप समझ गए। उन्होंने 8-9 पॉइंट में कुल अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया, तो बहुत अच्छा पॉइंट, इसको सब याद कर लीजिएगा, यही मेंस में आपको काम आएगा 2025 का मेंस जब 26 का लिखेंगे तो भारत के ये सुधार तेज नहीं, शोर वाले नहीं, लेकिन गहरे और टिकाऊ हैं। इन्होंने डर को भरोसे में बदला, अव्यवस्था को नियमों में बदला और अस्थिरता को स्थायित्व में बदला। यही भारत के अगले विकास चरण की असली नींव है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये यहां से आप उठा लीजिए, इसको उड़ा दीजिए। अब पूरा डिटेल में आपको अभी पीडीएफ में कंटेंट मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन है, भारत के हालिया आर्थिक सुधारों को शांत लेकिन आधारभूत कहा जा रहा है। तो वही 8 पॉइंट आपको बताने हैं। और आधारभूत रिफॉर्म स्पष्ट कीजिए कि ये सुधार किस प्रकार भारत के अगले चरण के सतत आर्थिक विकास के लिए इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो बस 8 के बारे में जो मैंने लिखा वही लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर। बाकी अभी इसका डिटेल्ड आंसर आपको मिल ही जाएगा। आया मजा? बस यूपीएससी कुछ है नहीं बेटा। अरावली फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यानी अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बेटा, उसको खुद ही रोक दिया है। और आज ये देख सकते हैं अखबारों में चर्चा में रहा है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको रोक दिया है। तो इसको मैंने केवल इसलिए लगाया, इस पर हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें 2 केसेस का जिक्र किया गया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आते हैं। ठीक है ना? तो इसको आप केवल बस इतना आपको यूज करना है, जैसे एक तो आपको यूज करना है न्यायपालिका की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किन किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण पर अपना कोई वर्डिक्ट दिया है या अपने पुराने वर्डिक्ट को बदला है, तो ये उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जीएस पेपर 3 के लिए भी और जीएस पेपर 2 के लिए भी, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिए, इस पर जीएस पेपर 2 में पूछ लिया। तो ऑब्वियस एनवायरमेंट के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये भी जीएस पेपर 2 में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है
उसने अपने करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बार 2 कीज टू सक्सेस, यानी स्वीकारोक्ति का साहस दिखाया, अपने ही डिसीजन को पलट दिया गया। ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है? और ये एनवायरमेंटल एथिक्स की दृष्टि से भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से भी। इसीलिए मैंने यह यूनिट भी लगा दी है जीएस पेपर 4 की, नीति शास्त्र के आयाम यानी डायमेंशन ऑफ एथिक्स, इसी में एनवायरमेंटल एथिक्स आता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? समझ गए? तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपना डिसीजन बदल दिया, यानी अरावली से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अब जो डिसीजन दिया था कि आप वहां खनन कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया था, अब उन्होंने कह दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान में रखना। बाकी इस पर बच्चों मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं, बहुत बारी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के ऊपर 2022 में भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण, यानी जो पर्यावरण की समस्या है उसको संविधान के दायरे से देखना, सुसंगत वाद विधियों यानी केस के द्वारा आप इसको समझाइए। सीधा यही प्रश्न है कि नहीं, आप बताइए मुझे। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? आपदा समझा जाता है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, यानी अपने वर्तमान डिसीजन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े अपने 20 नवंबर 2025 के निर्णय पर स्टे लगा दिया। ठीक है, इसके पहले न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड को अरावली की पहचान के लिए स्वीकार किया था। अब इसके बाद आपको पता है खूब विरोध, राजस्थान, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में पर्यावरणविदों ने आशंका जताई इससे अवैध खनन बढ़ेगा, भूजल और जैव डायवर्सिटी को नुकसान होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आ रहा? क्योंकि नीति बनाना सरकार का काम है, कानून बनाना संसद का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करता है? क्योंकि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि संविधान का शासन है। ये देखिए, संविधानीकरण इसीलिए पर्यावरण के मुद्दों का कर देता है। यानी जब सरकारें राजस्व या विकास के दबाव में हो, पर्यावरणीय नियमों को कमजोर करती हैं या भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की अनदेखी करती हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय, ये देखिए यही प्रश्न है बेटा, ये वाला, संविधान का संरक्षक बन जाता है, नागरिकों के जीवन और पर्यावरण की रक्षा करता है। अरावली मामला इसी भूमिका का उसके एक उदाहरण है, बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अब अरावली क्या है वो सारी चीजें पिछली क्लास में डिटेल में हो चुकी हैं, तो उतना घुसने की जरूरत नहीं। ठीक है, वन काटो मन, क्योंकि वन महत्वपूर्ण होते हैं, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं। अगर आप वन काटेंगे तो सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये केस स्टडी एक फिजिबल स्ट्रेटजी बताइए जिससे विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। देख सकते हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन उसी बात का उदाहरण है कि विकास भी हो बट पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और नैतिक उत्तरदायित्व का संरक्षक भी बनती है। अब यह भी टॉपिक मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया, आप इसका आंसर करेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज। बाकी 1 तारीख से बिहार पीसीएस की शुरुआत, यानी द हिंदू एडिटोरियल ए से, क्योंकि ऐसे लिखना बच्चों को नहीं आता, उनको यहीं से सिखा दूंगा, हिंदू से ही सीख। और जीएस पेपर 1-2 का वैल्यू एडिशन सुबह 7 बजे। बिहार पीसीएस इंटरव्यू का लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डल चुका है, ऐप पर मैंने कराया था, आप उसको देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे मेंटरशिप, ये एक न्यू सच्चाई है, तो आप मेंटरशिप में जरूर आ सकते हैं। और स्टेट पीसीएस में तो भी झेलिए मत, उसके पीछे रीजन है कि अगर आप झेलते हैं तो फिर समस्या है। आप पहले से मेंस की तैयारी करके रखिए, जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो। तो मैं मेंस की मेंटरशिप स्टेट की भी देता हूं, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। टेस्ट सीरीज अब जनवरी आ गई है, यानी नया साल, इसको जरूर अपनाएं, प्रीलिम्स पर फोकस हो और लाइफ को अपने बदलें। थैंक यू सो मच। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।